Okay, so chapter name is gravitation, है ना? So in this unit we have two chapters. First chapter is gravitation and second chapter is pressure and thrust. Okay, so today we are starting gravitation. So first of all, सबसे पहले हम एक पहली फर्स्ट डेफिनेशन ही लेते हैं कि भाई ग्रेविटेशन क्या होता है. What is gravitation? ठीक है, तो व्हाट इज अ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स, और आप ये भी कह सकते हो इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, है ना? एक्चुअली जो ये फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है. तो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, attraction force acting between any two bodies, any two bodies in the universe. Okay, any two bodies in the universe. तो इसे आपसे ग्रेविटेशन पूछते हैं तो ग्रेविटेशन मींस क्या होता है? ग्रेविटेशन मींस होता है अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल की बात करें हम कि फोर्स बिटवीन, अच्छा इसका नेचर क्या होगा? अट्रैक्शन का ही होगा, हमेशा ध्यान रखना. नेचर क्या होगा? अट्रैक्शन का होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ही सही. तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड अर्थ. तो क्या होगा? सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ क्या करती है? सन को अट्रैक्ट करता है. तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में, वो जो कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्रेविटेशन. तो ये एक एग्जाम, सो देयर आर मेनी एग्जांपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल लाइक फोर्स. फोर्स जब भी मैं लिख रहा हूं तो ध्यान रखना है अट्रैक्शन फोर्स है. फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड मून. ठीक है, अर्थ एंड मून. So these are the two examples. So there are several examples, okay, of the gravitation. So the force acting between the sun and the earth is an example of gravitation. The force acting between the earth and the moon is an example of gravitation. So gravitation का ये meaning होता है. Now let's take another definition, और this time we take a definition of gravity. तो ये कुछ ऐसे words हैं जो आपने सुने भी होंगे. ठीक है, gravity क्या होती है? तो ग्रेविटी क्या होगा? इट इज ऑल्सो अट्रैक्शन फोर्स. सो इट इज अ, और आई कैन राइट दैट इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन, एक्टिंग बिटवीन अर्थ. ठीक है, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस, प्रेजेंट एट अर्थ सरफेस और नियर अर्थ सरफेस, और नियर अर्थ सरफेस. ठीक है, नियर अर्थ सरफेस. तो अर्थ अगर फोर्स लगाती है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल हियर, एक एग्जांपल से हम समझते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल व्हेन, व्हेन अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली फेंको या कैसे ही फेंको आप, यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं वर्टिकली का. सो व्हेन अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it comes back to earth surface, it comes back to earth surface, it comes back to earth surface due to, it comes back to earth surface due to
ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात? ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटी। या जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाएगी उस स्टोन पे, तो उस स्टोन के बीच में अर्थ जो फोर्स लगा रही है, देखो स्टोन भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा उतना ही इक्वल अमाउंट में जितना कि अर्थ फोर्स लगा रही है स्टोन पे, पर स्टोन का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन, तो उसमें कोई इतनी एक्सेलरेशन नहीं होने वाली है। इसलिए जो स्टोन है वो वापस कम्स बैक टू द अर्थ सरफेस, वापस कहाँ आ जाता है? अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो इस स्क्रीन पे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके, मेंशन किए हैं मैंने, एक है ग्रेविटेशन और एक दूसरा है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन क्या होता है कि भाई यूनिवर्स में जो जो अपन कह सकते हैं कि बॉडीज हैं, ठीक है, उन जैसे अर्थ हो गई, आपके सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, और भी प्लेनेट्स हैं, तो उनके बीच में अगर अट्रैक्शन का ये फोर्स लगता है तो उसको तो अपन मेंशन करते हैं ग्रेविटेशन से। पर अगर अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में या अर्थ की सरफेस पर है या अर्थ के सरफेस के नियर बाय पर है, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगी उन पर या वो जो अर्थ पे फोर्स लगाएंगे, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो आई होप आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है जो कि इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो पहले पार्टीशन कर लेते हैं अपन पेज के अपने। ठीक है, अब ये लॉ हम स्टडी करते हैं। द लॉ नेम इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट ही देख लेते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनी टू बॉडीज, any two bodies situated, any two bodies situated in universe, ठीक है, any two bodies situated in universe are attract, ठीक है, are attract each other, are attract each other by a force, ठीक है, are attract each other by a force which is, by a force which is proportional to, which is proportional to product of their masses, okay, which is proportional to product of their masses and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to square of, square of their distances, square of their distances. So this is called Newton's law of gravitation or Newton's universal law of gravitation. समझ में आया? This is called Newton's law of gravitation और Newton's universal law of gravitation. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि यूनिवर्स में जो भी बॉडीज हैं वो एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। ये कह सकते हैं कि जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे सन, मून और अर्थ का ले लेते हैं, तो अर्थ और मून के केस में अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा और मून क्या करेगा? अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। सो दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर बाय सम फोर्स। ठीक है, तो ये बताया कि वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के। जैसे मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ मून हो गया, उनका प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, उसके तो ये फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, उनके बीच की जो डिस्टेंस है
उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये उसका स्टेटमेंट है। एनी टू बॉडीज सिचुएटेड इन यूनिवर्स आर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distances. Okay, now let's derive the formula for Newton's law of gravitation, and for that let us consider the two bodies in a universe. Okay, let us consider two bodies of masses, m1 and m2. ठीक है, let us consider two bodies of masses m1 and m2 situated at a distance r. ठीक है, situated at a distance r from each other in the universe. Okay, from each other in the universe as shown in figure. तो अभी फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो दो बॉडीज हैं अपने पास, एक बॉडी का मास तो हो गया m1, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट बॉडी and mass of this body is m1. Okay, and let's say there is another body, this is the another body, and mass of this body is m2, and the distance between these two bodies, डिस्टेंस हमको बेटा सेंटर से सेंटर की लेनी है, थोड़ा ध्यान रखना। डिस्टेंस जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे, सेंटर से सेंटर की। तो सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये कितनी है अपने पास, r है। ठीक है, सो वी हैव द टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 इन द यूनिवर्स। मासेस उसके m1 एंड m2 है, मैंने ये बताया ही है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस क्या है, r। तो हमने आपको क्या बताया है कि ये जो m1 मास की बॉडी है ये किसको अट्रैक्ट करेगी, इस वाले को, 2 वाले को। तो देखो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ध्यान से देखना। ये है फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं इस तरह से, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये फर्स्ट वाली बॉडी जो है सेकंड वाली को अट्रैक्ट करेगी, तो ये इसी लाइन पे अट्रैक्ट करेगी इसको। तो फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, और आगे देखें 1 वाले को 2 भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देखें आप, इसको हम कर देंगे F12 वेक्टर। ओके, तो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F21, F21, और वेक्टर का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, F21 का मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स की जगह में आप यहाँ और क्लियरली अपन लिखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑन टू सेकंड बॉडी। ठीक है, ऑन टू ड्यू टू वन फर्स्ट बॉडी जो है वो सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है F21। ऐसे ही आप देखें यहाँ पर F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है यहाँ पर, 2 लगा रहा है 1 पे, तो अट्रैक्टिव फोर्स इधर हम ऐसे करते हैं, ऑन लिखते हैं इसको, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर भी और इस जगह, दोनों जगह। ठीक है, सो अट्रैक्टिव फोर्स, देखो 1 सेकेंड, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर कर दिया, यहाँ और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ऑन कौन सी बॉडी है, बॉडी 1। ठीक है, ड्यू टू और ये बॉडी 2। तो देखो ये F12 वेक्टर इधर लग रहा है, F21 वेक्टर इधर लग रहा है। अब होता क्या है, ये जो फोर्सेस हैं, जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब हो गया कि F12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है F21 वेक्टर। तो these forces F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर, ये क्या है, these forces are equal in magnitude।
क्या लिखेंगे अपन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते ही है, बट आप क्लियरली देख सकते हो इनके डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे कि भाई F12 वेक्टर जो है इसको -F21 वेक्टर लिखेंगे अपन। डायरेक्शन अलग है, इसकी तो देखो, इसकी तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, और यही तो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एवरीबॉडी एवरीबॉडी गिव्स रिएक्शन टू एवरी एक्शन विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो लॉ फॉलो हो रहा है, ये कौन सा लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा लॉ है ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि जो एक्शन होता है उसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन जो होती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आपको, है ना। अब हम देखते हैं, हम ये डेरिवेशन करके देखते हैं, ये इसकी इक्वेशन निकालते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास। लेट्स सी। Now you can see here that F12 vector is the force on 1 due to 2 and F21 vector is the force on 2 due to 1। ठीक है, पर इनके मैग्नीट्यूड्स जो है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड्स जो है वो इक्वल है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। ठीक है ना, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं यहाँ पर, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो उनके मासेस हैं उनके प्रोडक्ट के तो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास कितने हैं इनके, देखो m1 एंड m2 है, तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर आ जाएगा। 1 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distances between the two bodies। उनके जो दो बॉडीज हैं उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इससे हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कि भाई बाय इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से देखो क्या हो जाएगा, हम वी कैन कंबाइन दीज टू इक्वेशन, यू विल गेट एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली अपन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज जी हियर, जी क्या होता है। ठीक है, तो जी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी, जी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जी इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड अब ये बहुत काम का है भाई अपने लिए, तो आपको ध्यान रखना है इसको कहते क्या है। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, समझ में आया। जी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये बोलते हैं अपन जी को। और यस ये सर। बात समझ में। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं, या आप क्वेश्चन कर सकते हो सर इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है।
तो बेटा यूनिवर्सल, जैसा कि ये नाम से ही पता चलता है, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। सो जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ईदर यू आर ऑन अर्थ, ऑन अ मून और अ सन और एनी अदर प्लेनेट, एनीवेयर ऑन इन अ यूनिवर्स, किसी भी प्लेनेट पे आप चले जाओ, जी की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, है ना? अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो, यू कैन डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो, हम ये कहें कि भाई इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, m1 और m2 क्या है, 1 किलोग्राम है। एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। सो यू कैन सी फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 यू विल गेट f इज इक्वल टू g। ओके, f इज इक्वल टू g। तो अब यहां से आप यू कैन डिफाइन द g, यहां से आप g को डिफाइन कर सकते हो, दैट g इज अ force or attraction force acting between the bodies of 1 kilogram mass situated at a distance 1 meter। दो बॉडीज जो कि 1 किलोग्राम का मास है इन यूनिवर्स, और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, डेट अट्रैक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। और यू कैन डिफाइन इट, और आप इन्हीं वर्ड्स को ऐसे भी लिख सकते हो कि the the universal the universal gravitational the universal gravitational constant is defined as the is defined as the attraction force। ठीक है, define as the attraction force, attraction force acting acting between the bodies of, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज ऑफ यूनिट मास यूनिट मास सिचुएटेड यूनिट मास सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस situated at a distance 1 meter from each other from each other from each other in यूनिवर्स। ठीक है, इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में 1 किलोग्राम की कोई बॉडीज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स किसको डिफाइन करेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक और टॉपिक लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है, और नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम इसको। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं कि भाई एसआई यूनिट ऑफ जी, हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने इक्वेशन निकाली है, वो इक्वेशन क्या है आपके पास, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन वी गेट फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए अगर हमको जी में इसको लिखनी हो इक्वेशन को, ये आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय m1 इंटू m2। ठीक है, अब हमें पता करना है ऐसा यूनिट ऑफ जी। तो ऐसा यूनिट ऑफ जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मास की क्या होगी, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो यहाँ से आपके पास जी की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
and divide by kilogram square. ठीक है, so what is the SI unit of universal gravitational constant? So the SI unit of universal gravitational constant is Newton into meter square divided by किलोग्राम स्क्वायर. यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट ऑफ जी, तो सीजीएस न्यूटन जो है फोर्स की एसआई यूनिट है, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होती है, डाइन. सो डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर. ठीक है, डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर. सो दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि अपन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये रहा. ठीक है, सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होती है जो कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ बोलो. सर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है सर वो तो सर फोर। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू जो है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ठीक है, यूनिट आपने फाइंड आउट करी है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर. ये याद भी होना चाहिए भाई आपको. ठीक है, वैल्यू आपको याद भी रखनी है, वैसे पेपर में दे देते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपके, बट आपको यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज एंड you have to remember the value of g, constant g. So universal gravitational constant जो होता है g, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो ये लॉ चल रहा है अपना, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको करा रहा हूँ. उसका स्टेटमेंट हमने देखा, स्टेटमेंट के बाद फॉर्मूला हमने निकाला, इक्वेशन निकाली एक्चुअली, और इक्वेशन के बाद जो नेक्स्ट हम आ गए हैं, हमने जी को डिफाइन कर लिया, उसकी यूनिट देख ली, ऐसा यूनिट क्या होती है. नाउ लेट्स फिनिश दिस टॉपिक विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, और आई कैन से द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, एक एक करके मैं नोट कराऊंगा और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा आपको. तो आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो और फीचर्स भी कह सकते हो कि भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, पॉइंट, कि जो एनसीईआरटी या सीबीएसई का अभी इस साल का जो सिलेबस आया है, उसमें ये आपका लास्ट चैप्टर है. इट मींस ये है कि ये चैप्टर फिनिश करने के बाद फिर जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो सब एडवांस टॉपिक्स होंगे, आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप. और हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपना कोर्स भी बिल्कुल सही चल रहा है अभी. ठीक है, तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये जो लॉ होता है, दिस लॉ दिस लॉ फॉलोज दिस लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कि जिसमें भी जो फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. जैसे यहाँ देखो आपका क्या है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यानी कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया. ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसको फॉलो करता है, इनवर्स, या फॉलो करता है, आप कह सकते हो ऑबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को. ठीक है, देन सेकंड पॉइंट भी आपने बिल्कुल यहाँ पर देखा ही है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ऑबे करता है. ये देखो यहाँ पर मैंने मेंशन करा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं फोर्स. ठीक है, एक्शन रिएक्शन होता है. सो आई कैन से दैट दिस लॉ obeys न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, ये भी मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बीच में कोई भी मीडियम हो उस पर ये डिपेंड नहीं करता. ठीक है, जो फोर्स होता है, दिस फोर्स दिस फोर्स डज नॉट
does not depend on intervening medium, ठीक है, इंटरवेनिंग मीडियम मतलब कि भाई सन और मून के बीच में कौन सा मीडियम है, या अर्थ और मून के बीच में कौन सा मीडियम है, सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता. सो दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो, दिस इज अ दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड फोर्स. ठीक है, सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है, आप देखो ये डायग्राम में देखो, ये जो फोर्स लग रहा है F12, ये इसके सेंटर पर ही लग रहा है. ठीक है, सेंटर पे ही लग रहा है. और देखो, और ऐसे ही, यानी वन फर्स्ट जो बॉडी है उस पर सेकंड वाला जो फोर्स लगा रहा है देखो सेंटर पे लग रहा है, और ऐसे ही सेकंड वाली बॉडी पे जो फर्स्ट वाला फोर्स लगा रहा है वो भी सेंटर पे लग रहा है. तो इसलिए ये क्या है, सेंट्रलाइज फोर्स, यानी सेंटर पे लगता है. ठीक है, और एक जो बड़ा एविडेंस सा है, आपको दिख ही रहा होगा, जो नेचर होता है इसका, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज attractive in nature, attractive in nature. ठीक है, and act along the line. अब ये इमेजिनरी लाइन होती है, हकीकत में तो कोई लाइन है नहीं अर्थ और सन के बीच में, या अर्थ और मून के बीच में, तो एक इमेजिनरी लाइन है. सो फोर्स जो होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक तो पहली बात ये है. एंड एक्ट अलोंग द लाइन, और इमेजिनरी लाइन कह सकते हो आप, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बोथ द बॉडीज. ठीक है, ज्वाइनिंग बोथ द bodies. ठीक है, so these are some characteristics of the Newton's law of gravitation. So in this lecture we have been completed about the we first define what is the gravitation, then what is the gravity, then we proceed to Newton's law of gravitation, we state the Newton's law of gravitation, and after the statement we also study how the Newton's law of gravitation obeys the Newton's third law. Okay, then on the basis of statement, on the basis of different statement, we get this equation for the Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation के लिए हमने ये equation निकाली, F is equal to G m1 m2 upon r square. ठीक है, इसमें जो G होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? मैंने अभी बताया था आपको कि द वैल्यू ऑफ G, कैपिटल G, remains constant anywhere you will go in the universe or on any planet. The value of G remains constant. Then we define the value of we define the G universal gravitational constant को हमने define करा, that universal gravitational constant is defined as the attraction force acting between the two bodies of unit mass situated at a distance 1 meter from each other. एक दूसरे से 1 मीटर पर है, यूनिट मास है, तो उनके बीच का जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा. उसके बाद हमने इसकी एसआई यूनिट निकाली, तो एसआई यूनिट जो है कैपिटल जी की क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर. जो सीजीएस यूनिट है वो होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर. ठीक है, आगे हमने आपको जी की वैल्यू बताई, जी की जो वैल्यू है होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ओके, उनको याद रखना है. देन हमने कुछ फीचर्स देखे, या कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. तो पहली तो आप ये ध्यान रखना, दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ठीक है, और जो लाइन, इमेजिनरी लाइन दो बॉडीज को ज्वाइन कर रही है उसका अलोंग ही लगता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है. ठीक है, इंटरवेनिंग मीडियम यानी दो बॉडीज के बीच का क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, और सेंट्रलाइज होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो जो भी बॉडी है उसके सेंटर की तरफ ही लगता है. ठीक है, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये हमने एक पार्ट इसका फिनिश किया है.